नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम गवर्नमेंट अकाउंट्स स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि अकाउंट्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार के खातों का उल्लेख है, सीएजी का क्या रोल है, अकाउंटेंट जनरल का क्या रोल है और इसमें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए का क्या रोल है। चूँकि मैंने पिछले वीडियो में गवर्नमेंट अकाउंट्स के संबंध में मैंने ये बताया था कि ऑडिट से अकाउंटिंग को 1976 में अलग किया गया, सीएजी के पास ऑडिट का काम रह गया और अकाउंटिंग का काम डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, विभागीकरण हो गया। और लेकिन अकाउंटिंग को सेंट्रलाइज कर दिया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अधीन, जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर व्यय विभाग में यह कार्यालय होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का। आज हम उसी के आगे डिस्कशन करेंगे कि अकाउंटिंग अब जब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का काम हो गया है और लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 में मूल रूप से ये काम सीएजी को दिया गया है और ये कहा गया है कि अकाउंटिंग के फॉर्म, अकाउंटिंग के सिस्टम को बनाने का काम सीएजी का होगा। सीएजी के परामर्श से हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय अकाउंटिंग सिस्टम या अकाउंटिंग फॉर्म या अकाउंटिंग स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। तो मुख्यतः यह काम सीएजी को दिया गया है आर्टिकल 150 के अधीन कि गवर्नमेंट का कोई भी अकाउंटिंग फॉर्म होगा, कोई भी अकाउंटिंग स्ट्रक्चर होगा, कोई भी क्लासिफिकेशन होगा, उसको सीएजी के अनुमोदन के बिना किसी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी के स्तर पर नए तरीके से तैयार नहीं किया जाएगा। जो सीएजी का फॉर्मेट है उसी का ही अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। अब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इस फॉर्म को तैयार करते हैं और सीएजी के अनुमोदन के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति इसको अनुमोदित करते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट को बनाने के तरीकों के बारे में मैंने बताया कि सीएजी के पास ये काम आर्टिकल 150 में दिया गया है। अब आगे आते हैं कि पेपर में आएगा या इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर कोई व्यक्ति अकाउंटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अकाउंट ऑफिसर है, अकाउंटेंट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट है, किसी इंटरव्यू में जाता है, या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो ट्रेजरी अफसर और एटीओ की वैकेंसी निकली हुई है उसके मेंस में आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग के पेपर आएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि गवर्नमेंट अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको देखिए स्क्रीन में मैंने बताया है कि गवर्नमेंट अकाउंट 3 प्रकार का होता है। एक तो कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है कंटिजेंसी फंड, तीसरा है पब्लिक अकाउंट। ये तीनों अकाउंट्स के बारे में हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है, क्योंकि ये साफ कहता है आर्टिकल 265 कि कोई भी राजस्व और कोई भी भुगतान बिना अनुमति के, संसद की अनुमति के, बिना अथॉरिटी की अनुमति से नहीं किया जा सकता। इसीलिए 266 में 3 अकाउंट के बारे में बताया कि इन 3 अकाउंट के अलग किसी भी अकाउंट में भारत सरकार या राज्य सरकार का पैसा नहीं रखा जाएगा। और ये 3 अकाउंट बताए गए, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट। और ये कहा गया कि इन तीनों अकाउंट को रख रखाव के लिए किस प्रकार से रख रखाव करना है, कैसे फॉर्म तैयार करना है, किस प्रकार का उसमें लेन देन का हिसाब किताब रखना है, इसके तौर तरीकों का निर्धारण सीएजी करेंगे आर्टिकल 150 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय और राज्य में महालेखाकार महामहिम राज्यपाल महोदय के मदद से करेंगे। क्योंकि कंटिजेंसी फंड 267 राज्य के लिए भी है और केंद्र के लिए भी है। ऐसे ही कंसोलिडेटेड फंड राज्य के लिए भी है 266 में ही और केंद्र के लिए भी है। पब्लिक अकाउंट भी इसी प्रकार से
एक ही आर्टिकल 266 का सब सेक्शन 2 में केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है। ठीक है, अब ये आता है कि हम इस कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स के बारे में थोड़ा जानकारी कर लें। देखिए, देश में या हमारे बजट में दो प्रकार से पैसा आ सकता है। एक तो हम रेवेन्यू रिसीट हो सकती है, या हमारी एक कैपिटल रिसीट होगी। और ऐसे ही एक्सपेंडिचर या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो कंटीजेंसी फंड ये कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड ये कहता है कि किसी प्रकार से कोई भी धनराशि, चाहे वो कर राजस्व हो या नॉन टैक्स राजस्व हो, कोई भी धनराशि किसी भी स्तर से, या बारोइंग हो, उधार हो, ऋण हो, लोन हो, किसी प्रकार की अगर कोई धनराशि आती है तो सबसे पहले उसको हम कंसोलिडेटेड फंड में डालेंगे। और कोई भी धनराशि यदि निकाली जाएगी तो इसी कंसोलिडेटेड फंड से निकाली जाएगी। और कंसोलिडेटेड फंड से निकालते समय हमें पार्लियामेंट की अनुमति लेनी होगी, और राज्यों में हमको राज्य की, अगर वो कंसोलिडेटेड फंड है तो हमें राज्य की विधानमंडल से अनुमति लेनी होगी। यानी कि कंसोलिडेटेड फंड में सभी रेवेन्यू रिसीट, सारे लोन रिसीट, किसी प्रकार की बारोइंग है या कहीं से हमको लोन रीपेमेंट होकर आया है, तो सभी कुछ इस कंसोलिडेटेड फंड के रेवेन्यू में आएगा, और जो भी हम खर्च करेंगे वो उसका एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक, तो और इसी प्रकार से कोई भी लोन आएगा, किसी प्रकार की एसेट्स हमारी तैयार हुई और उसको हमने सेल किया, तो जो अगर इनकम आई तो हम उसको कैपिटल रिसीट मिलेंगे। और किसी प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, कंस्ट्रक्शन होता है, एसेट बनाई जाती है, तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में उस खर्च को डालेंगे। तो इस प्रकार से कंसोलिडेटेड फंड के अंतर्गत दो प्रकार के अकाउंट बनते हैं, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और उसमें दो दो प्रकार के रिसीट और एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, अब आता है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड जैसे नाम से पता चल रहा है, आकस्मिकता, ये एक प्रकार का इंप्रेस्ट है। आप लोग अगर जो भी अकाउंट्स का काम जानते हैं उन्हें पता है कि इंप्रेस्ट क्या होता है। इंप्रेस्ट का मतलब होता है एडवांस। कोई भी आकस्मिकता होने की संभावना के दृष्टिगत यदि हम अपने खाते में एडवांस धनराशि निकाल कर रख लेते हैं ताकि हम उससे खर्च कर सकें, तो उसको बोलते हैं कंटीजेंसी फंड। ये एडवांस कहाँ से निकालते हैं? ये कंसोलिडेटेड फंड से निकालते हैं, क्योंकि सारी धनराशियां किस में आएंगी? कंसोलिडेटेड फंड से। और उससे कुछ धनराशि 500 करोड़ या 5000 करोड़ समय समय पर पार्लियामेंट जो भी निर्धारित करती है उतनी धनराशि कंसोलिडेटेड फंड से कंटीजेंसी फंड में डाल देती है। और ये पैसा प्रेसिडेंट के डिस्पोजल में रहता है, उनके निवर्तन में रहता है कि जब मंत्रिपरिषद को, सरकार को जरूरत पड़े, आपदा आ जाए, अकाल पड़ जाए, अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए और उस धनराशि का प्रावधान बजट में नहीं है, तो राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेकर कंटीजेंसी फंड से गवर्नमेंट खर्च कर सकती है। और बाद में पार्लियामेंट से उस खर्च करने की अनुमति ले लेगी। तो इसका मतलब है कि अनुमति मिलने के बाद खर्च वैलिड हो गया, और जितनी धनराशि खर्च हो चुकी होती है पुनः फिर उतनी धनराशि कंटीजेंसी फंड में, कंसोलिडेटेड फंड से ट्रांसफर कर दी जाती है, ताकि कंटीजेंसी फंड का जो एक मिनिमम फिगर है 500 या 5000 करोड़ रुपए, वो हमेशा बना रहे। ठीक, तो कंटीजेंसी फंड के बारे में हम समझ गए कि यह एक प्रकार का अग्रदाय अग्रिम है जो कि आकस्मिकता के समय खर्च करने की सरकार को अनुमति देता है। यह राष्ट्रपति महोदय के डिस्पोजल पर, उनके निवर्तन में रखा जाता है, और जब पार्लियामेंट बैठती है तो जो खर्च हुआ है कंटीजेंसी फंड से उसको वो सहमति अपनी प्रदान कर देती है। ठीक है, तो ये कंटीजेंसी फंड हुआ। अब आता है पब्लिक अकाउंट। आप लोग सब जानते हैं, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं भी है, तो आप अगर किसी भी बैंक में पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, सरकारी कर्मचारी जीपीएफ अकाउंट खोलता है, एनपीएस अकाउंट है, ये पैसा पब्लिक अकाउंट का पैसा है। ठीक है, ये एक प्रकार की गवर्नमेंट की लायबिलिटी है।
गवर्नमेंट के पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, कोई एडवांस मिला हुआ है किसी अथॉरिटी से, या सस्पेंस अकाउंट में अगर कोई पैसा आया है। सस्पेंस अकाउंट का मतलब कि जाना था, कोई पैसा धनराशि सरकार के राजकोष में तो आ गया, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ये वास्तव में पैसा किस काम का था, या किस मद से आया है, या गलत हेड ट्रांसफर होने के कारण जाना कहीं चाहिए था किसी हेड में, आ गया किसी में। तो ऐसे अकाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। ये एक लायबिलिटी है। जैसे ही सही व्यक्ति का पता चलेगा उसके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। तो ये आपका किसी प्रकार का खर्च करने की इसकी गुंजाइश नहीं रहती है, इसलिए इसको हम कंसोलिडेटेड फंड में नहीं रखते हैं, इसको हम पब्लिक अकाउंट में रखते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी है और ये जनता का पैसा है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा रखता है तो इसका हिसाब किताब महालेखाकार रखते हैं, और महालेखाकार आरबीआई के अकाउंट में इस धनराशि को रखते हैं, और जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है तो उस धनराशि को निकाल कर आरबीआई के पास से ये धनराशि उसको भुगतान कर दी जाती है। ठीक, तो ये आपके पब्लिक अकाउंट है। पब्लिक अकाउंट का उल्लेख आर्टिकल 266 के सबसेक्शन 2 में किया गया है। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं 6 टियर अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में। देखिए 1997 में एक कमेटी बनाई गई, मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी ने आपके अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन को 6 भागों में बांटा, जिसको आप लोग हेड बोलते हैं। सेक्टर और हेड, सारे खर्चों को सेक्टर और हेड में बांटा गया। सेक्टर को 3 भागों में बांटा गया। एक जनरल सर्विस, दूसरा सोशल कम्युनिटी सर्विस, तीसरा इकोनॉमिक सर्विस। मान लीजिए आप गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट जनरल सर्विस में आता है, सामान्य सेवाएं देता है। न्याय सामान्य सेवाएं देती है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सामान्य सेवाएं हैं। इसको हम जब सब सेक्टर में बांटेंगे तो हम कह देंगे पुलिस, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे ही सामाजिक और कम्युनिटी सर्विस भी हमारे देश में दूसरा सेक्टर। ये कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया। ये इनकम जनरेट नहीं करते हैं बल्कि सोशल वेलफेयर करते हैं। तीसरा इकोनॉमिक सर्विस, ये आर्थिक सेवाएं हैं, इससे इनकम जनरेट होती है। एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन होता है, रूरल इंजीनियरिंग, ये रोड बनाता है, ट्रांसपोर्ट, यातायात, इनसे गवर्नमेंट को आर्थिक लाभ होते हैं, ये आर्थिक सेवाएं हैं। तो ये 3 सेक्टर में बांटा गया, और इन 3 सेक्टर को हमने 6 हेड में बांटा। इन्हीं हेड को इस्तेमाल कर रहे हैं हम 1 अप्रैल 97 से। जब ये कोई व्यक्ति अपने हेड को डालता है ट्रेजरी बिल में, तो हर एक उसकी डिजिट किसी न किसी काम को बताती है। वो सामान्य किसी भी कर्मचारी को ये पता नहीं होता है, वो आंख बंद करके हेड तो लिख देता है जैसा कि उसको डिजिट मिला हुआ है बजट के अलॉटमेंट में, लेकिन उसके अर्थ नहीं पता होता है। ये जो हेड बनाया गया है 6 टियर, 6 चरणों का, वो 15 डिजिट का होता है। किसी भी इंटरव्यू में, आप किसी भी साक्षात्कार में, पीसीएस, आईएएस या असिस्टेंट रजिस्ट्रार, किसी भी एसएससी, किसी भी आप इंटरव्यू में जाएंगे और आपको अगर अकाउंट्स की जानकारी है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो आपसे पूछ देगा कि आप बताइए अकाउंटिंग में कितने डिजिट के हेड होते हैं। तो आप बोलेंगे 15 डिजिट, तो कहेगा बताइए कौन से और कितने हेड होते हैं। आप कहेंगे 6 टियर होते हैं, 6 के नाम बताइए, आपको 6 के नाम बताने पड़ेंगे। तो पहला मेजर हेड। मेजर हेड 4 डिजिट का होता है। आप लोग सुनते होंगे, लिखते होंगे, सबसे पहले मेजर हेड लिखते होंगे 4201, 4202, 2001, 0004। तो ये 4 डिजिट जो होता है वो मेजर होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण डिजिट है, इसका बहुत बड़ा आशय है। 4 डिजिट का पहला जो डिजिट होता है वो ये बताता है कि ये धनराशि किस प्रकार की है। ये रेवेन्यू की धनराशि है, कि ये कैपिटल की धनराशि है, कि ये कंटीजेंसी की धनराशि है, कि पब्लिक अकाउंट की धनराशि है। यह पहला डिजिट बताता है। यदि 0 से स्टार्ट हो रहा है मेजर हेड का, या 0 से 1 है, 0 है या 1 है, इससे स्टार्ट होता है, तो समझ लीजिए ये रेवेन्यू रिसीट है। अगर पहली डिजिट 2 है या 3 है तो समझ लीजिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर ये धनराशि
4 है या 5 है तो समझ लीजिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर ये धनराशि 6 है 7 है तो समझ लीजिए कि ये पब्लिक डेट लोन और एडवांस है। अगर इसमें 8,000 लिखा हुआ है पूरा का पूरा 4 डिजिट में तो समझ लीजिए कंटीजेंसी फंड है। कंटीजेंसी फंड में 8 आएगा और बाकी के कोई सब मेजर हेड माइनर हेड नहीं होगा, ठीक। और यदि उसकी फिगर 8,001 से आगे की है तो समझ लीजिए कि ये पब्लिक अकाउंट का पैसा है, यानी कि ये जीपीएफ का पैसा है, ठीक है। तो इसका जो मेजर हेड होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहली डिजिट आपको एक्सपेंडिचर या उस अमाउंट की, उस एलोकेशन की आपकी प्रकृति बताएगा, आय या व्यय की प्रकृति बता देगा कि ये रेवेन्यू का पैसा है कि कैपिटल का है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कंसोलिडेटेड फंड है कि कंटीजेंसी फंड है। बाकी के 3 डिजिट डिपार्टमेंट के फंक्शन बता देगा। जैसे बाकी का 3 डिजिट बता देगा कि ये एग्रीकल्चर का पैसा है कि इरिगेशन का पैसा है कि पीडब्ल्यूडी का पैसा है। तो मेजर हेड क्या बताता है? फंक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल में देखिए मैंने लिख दिया है मेजर हेड के सामने वर्क, एजुकेशन, इसका फंक्शन हो गया। सब मेजर हेड वो 2 डिजिट का होता है, वो उसके बाद भरा जाता है कॉलम में, वो सब फंक्शन। मैंने इसमें देखिए डैश कर दिया और 2 में मैंने गोला लगाया है, तो 2 और 5 में देखिए गोला लगा है, इसको राउंड किया, सर्किल किया है मैंने। तो 2 और 5 जिसको मैंने सर्किल किया है ये इसलिए किया है कि ये जरूरी नहीं कि जब आपको बजट अलॉट किया जाए तो टीयर 2 टीयर 5 हो भी। ये जरूरी नहीं कि फंक्शन, सब फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम्स, आइटम सब कुछ हो सकता है फंक्शन के बाद सीधे प्रोग्राम हो और प्रोग्राम के बाद सीधे ऑब्जेक्ट हेड आ जाए। लेकिन बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें 6 टियर होता है। अगर आपका कोई टियर इसमें गायब है तो ऐसा नहीं है कि आप क्लासिफिकेशन कोडिंग करते समय आप वहाँ पर डैश करेंगे, आप वहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है। जिस टियर का उल्लेख नहीं है आपके बजट में वहाँ आप बजट भरते समय 0 कर देंगे, ठीक है। तो मेजर हेड 4 डिजिट का, सब मेजर हेड 2 डिजिट का, माइनर हेड 3 डिजिट का। इसमें प्रोग्राम, जैसे प्रोग्राम क्या हो सकता है? प्राइमरी एजुकेशन। सब हेड स्कीम बताता है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान। और डिटेल्ड हेड सब स्कीम बताता है, स्कीम की भी सब स्कीम, जैसे हॉट कुक्ड फूड सर्व शिक्षा अभियान के अंदर चलता है। और उसके नीचे ऑब्जेक्ट हेड, जैसे मानक मत कहते हैं, वो सैलरी हो सकती है कुक की, ठीक है। तो ये उल्लेख, तो इस प्रकार से हम वर्क यानी फंक्शन, सब फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम, आइटम में पूरे के पूरे खर्चे को बांट देते हैं, जिससे कि हम आउटकम बजट पर हमारा फोकस हो जाता है, परफॉर्मेंस बजट पर फोकस हो जाता है। एक एक कार्यक्रम, क्रियाएं, उसकी स्कीम्स सबको हम परीक्षण कर लेते हैं कि कहाँ पर कैसी प्रगति हो रही है, ठीक है। अब देखिए मैंने डैश लाइन खींचा है, जो हमने टीयर बताए हैं 1 से 3 के बाद मैंने लाइन खींच दिया है। ध्यान रहे पहला, दूसरा, तीसरा जो लेखा शीर्षक है ये सीएजी के माध्यम से ही बनाया जाएगा। इस पे ये भारत सरकार 3 आइटम, 3 लेखा शीर्षक पर अपना बजट देता है और 3 लेखा शीर्षक 4, 5, 6 राज्यों के ऊपर छोड़ देता है कि वो अपने बजट को बनाते समय 4, 5, 6 अपने हिसाब से सब हेड, डिटेल्ड हेड, ऑब्जेक्ट हेड बना लें। लेकिन ये सेम मनमानी राज्य सरकार नहीं कर सकती है। इस काम को सौंपा गया है महालेखाकार को। महालेखाकार की सलाह से सब हेड, डिटेल्ड हेड, ऑब्जेक्ट हेड सरकार निर्धारित करेगी, यानी कि वित्त विभाग निर्धारित करेगा। और जो मेजर हेड, सब मेजर हेड और माइनर हेड सीएजी के सलाह से राष्ट्रपति महोदय आपके ये कोड निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स आपको की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसमें से बहुत सी चीज़ें जो आपको नहीं जानकारी थी वह भी आपको जानकारी मिल गई होगी। और एक चीज़ और बता दें, प्लान और नॉन प्लान
अब ख़त्म हो गया है 1 अप्रैल 17 से। 1 अप्रैल 17 से पहले बजट को हम प्लान नॉन प्लान में बांटते थे। 1 अप्रैल 2017 से प्लान नॉन प्लान समाप्त हो गया है। तो मेरा एक चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।